दोस्तों, इंडियन मिलिट्री इस समय दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं तो उसका जो टाइटल है इंडियन मिलिट्री पावर इन 2023। मतलब कि ये जो 22 चल रहा है, अब ये इसका लास्ट मंथ है, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद 23 स्टार्ट होगा। तो 23 में मतलब कि इंडिया की आर्मी की जो पावर है वो कितनी बढ़ जाएगी या कितनी हो जाएगी, तो देखते हैं मजीद इस वीडियो में क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मजीद ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इंडियन मिलिट्री इस समय दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है, जिनके पास दुनिया में चीन के बाद सबसे ज्यादा मिलिट्री पर्सनल की संख्या भी है। तो वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा वॉलेंटियर मिलिट्री पर्सनल की संख्या भी भारत के पास ही है। यहाँ तक कि यूरोप के दर्जन भर देशों की पूरी जनसंख्या से ज्यादा तो केवल भारत के पास फौज ही मौजूद है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने में भी अव्वल रहता है, लेकिन अपनी डिफेंस के लिए अन्य देशों से हथियार खरीदने से ज्यादा बेहतर होता है अपनी खुद की तकनीक के दम पर हथियारों का निर्माण करना। और रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत के रशियन हथियारों की कमी व उनके अन्य अपग्रेड इक्विपमेंट्स की आपूर्ति में हो रहे डिलेस को देखते हुए भारत ने आगे चलकर अन्य देशों से नए हथियार खरीदने के बजाय अपने ही देश की डोमेस्टिक कंपनियों व तकनीकों के हथियार निर्माण पर ज्यादा जोर देना चालू कर दिया है, जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कि भारत भी अमेरिका की तरह ही आगे चलकर दुनिया के कई देशों को अपने हथियार एक्सपोर्ट कर पाएगा और इससे भारत के संबंध भी उन देशों के साथ काफी मजबूत हो सकेंगे जो कि अन्य फ्रंट्स पर भी भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सपोर्ट करेंगे। एक तरफ जहां भारत के विरोधी देशों में चीन की ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो वहीं पाकिस्तान भी अमेरिका, चीन व तुर्की के दम पर भारत की नाक में दम करने को पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में भारत को अपने डिफेंस के साथ साथ अटैकिंग पावर को भी बढ़ाना लाजमी था और लकीली वर्तमान भारत सरकार ने समय रहते हुए अपनी आवश्यकताओं को पहचानते हुए सही चालें चलना शुरू कर दिया है, जिसका असर इस समय विश्व मंच पर भारत की बढ़ती छवि के रूप में भी देखने को मिल रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्तमान समय में भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की तीनों ही ब्रांचों इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स की फायर पावर कितनी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके डिफेंस नॉलेज को चेक करने के लिए एक सवाल। वर्तमान समय में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे या जनरल अनिल चौहान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं। एक देश की सेना को डिफेंस की फंडिंग अच्छी तरह मिलने के लिए जरूरी होता है कि उस देश की आर्थिक हालत मजबूत होनी चाहिए। इस संबंध में भारत की पोजीशन काफी बेहतर है। भारत दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाले देशों में आता है, जिसकी वर्तमान नॉमिनल जीडीपी करीबन $3.5 ट्रिलियन के आसपास है, जो कि आगे और भी ज्यादा बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है और एक वाइब्रेंट यंग पॉपुलेशन देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात काम कर रही है। भारत की जनसंख्या वर्तमान समय में 140 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। भारत का डिफेंस बजट भी दुनिया के टॉप 5 देशों में आता है। इस साल के लिए भारत ने करीबन $70 बिलियन के आसपास अपने डिफेंस पर स्पेंड करने की योजना बनाई है। ये आंकड़े आगे चलकर कुछ कम या कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं। इंडियन मिलिट्री की तीनों ही ब्रांचों में टोटल एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की संख्या 14.5 लाख से भी ज्यादा है। 11 से 12 लाख इंडियन मिलिट्री के पास रिजर्व पर्सनल भी मौजूद हैं। वहीं इनसे कहीं ज्यादा पैरा मिलिट्री फोर्सेस भी इंडिया के पास मौजूद हैं। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की बात करें तो भारत के पास करीबन 160 न्यूक्लियर वारहेड्स बताए जाते हैं। हालांकि यह आंकड़ा चीन या पाकिस्तान के मुकाबले कम है, लेकिन भारत के पास अपनी न्यूक्लियर वारहेड्स को जमीन, जल और हवा तीनों ही माध्यमों से दुश्मन की सीमा तक डिलीवर करने की क्षमता है। इसके बाद बात करें जमीनी ताकत की, तो इस फील्ड में मैन बैटल टैंक्स की करीबन 4600 से ज्यादा यूनिट्स इंडियन आर्मी के पास मौजूद हैं। भारत मेनली इस्तेमाल करता है रशियन T-90 भीस्मा व इसके अपग्रेडेड वर्जन T-90S मैन बैटल टैंक्स को
अपने खुद के अर्जुन मैन बैटल टैंक्स के मार्क 1 वेरिएंट की 100 से ज्यादा यूनिट्स व इसके मार्क 1A वेरिएंट्स की भी 118 यूनिट्स के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। 2400 से ज्यादा यूनिट्स भारत के पास हैं रशियन T-72 अजय टैंक की। अजय मार्क 2 के भी नए वेरिएंट्स बनाए जाना है, लेकिन क्योंकि रशिया यूक्रेन के साथ वॉर में उलझा हुआ है, इसीलिए भारत को इसके अपग्रेड के लिए इजराइल, पोलैंड व फ्रांस के साथ बातचीत करनी पड़ रही है। आगे चलकर भारत T-72 अजय मैन बैटल टैंक्स को अपने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स की 1770 से ज्यादा यूनिट से धीरे धीरे रिप्लेस करने की योजना भी बना रहा है। इसके बाद बात करें इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की, तो भारत के पास फिलहाल BMP-2 सरथ इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स की 2500 से ज्यादा यूनिट्स मौजूद हैं, जिन्हें समय के साथ धीरे धीरे अपग्रेड किया जा रहा है। साथ ही आगे चलकर भारत 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के माध्यम से इन्हें रिप्लेस करेगा। इन इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स के अलावा भारत के पास फॉरेन व लोकल कंपनीज के माध्यम से प्रोड्यूस किए गए करीबन 9 से 10 हजार आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स भी मौजूद हैं, जिनकी संख्या आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब भारत की स्वदेशी कंपनियां इनका निर्माण करने लगी हैं। इसके बाद सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज की करीबन 100 यूनिट्स भारत के पास मौजूद हैं। भारत साउथ कोरियन K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज का इस्तेमाल करता है, जिसकी आगे चलकर 100 यूनिट्स के ऑर्डर्स और दिए जाना है, जिनका निर्माण भारत में L&T द्वारा लोकली लाइसेंस पर प्रोड्यूस किया जाता है। वहीं बात करें टाउड यानी फील्ड हवित्जर्स की, तो इसकी करीबन 3300 यूनिट्स भारतीय आर्मी के पास मौजूद हैं। टाउड हवित्जर्स में भारत अपनी लेटेस्ट धनुष हवित्जर्स का इस्तेमाल करता है, जिसकी आगे चलकर 100 से 400 यूनिट्स और बनाई जाना है। इसके अलावा इंडिया UK द्वारा मेड BAE M777 सिस्टम्स का इस्तेमाल भी भारत करता है। भारतीय सेना के पास स्वीडन की 400 से ज्यादा हॉबिटस हवित्जर्स हैं। इंडिया इजराइल द्वारा सोवियत समय की M46 शारंग फील्ड गन्स को अपग्रेड किया गया है। वहीं ऑर्डिनेंस इंडियन फील्ड गन भी भारत के पास 1700 से ज्यादा की संख्या में मौजूद है। इसके अलावा भारत DRDO के माध्यम से एडवांस्ड टाउड आर्टिलरी गन सिस्टम इसे भी तैयार कर चुका है और इसके ट्रायल्स अभी चल रहे हैं। कंप्लीट होने के बाद इसकी सैकड़ों यूनिट्स इंडियन आर्मी को मिलने लगेंगी। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की बात करें तो इस समय भारत के पास करीबन 1500 से ज्यादा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मौजूद हैं। भारत मेनली इस्तेमाल करता है 900 से ज्यादा स्मर्च 9K58 मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का। इसके अलावा 300 के करीब पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स, जिनकी संख्या आगे चलकर और भी ज्यादा बढ़ाई जाना है। BM-21 ग्राड मल्टीपल रॉकेट सिस्टम भी भारत के पास फिलहाल मौजूद हैं। इन्हें धीरे धीरे पिनाका के माध्यम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अटैकिंग क्षमता के अलावा भारत के पास अपने डिफेंस के लिए भी काफी सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। इनमें भारत के पास दुश्मन के सैटेलाइट्स को तबाह करने के लिए पृथ्वी डिफेंस व्हीकल मार्क 2 मौजूद है, जो कि जमीन से 1200 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी किसी मूविंग टारगेट्स को तबाह कर सकता है। दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों से डिफेंस के लिए भारत के पास इंडो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एडवांस एयर डिफेंस मौजूद है। वहीं एक्सो एटमॉस्फेरिक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पृथ्वी डिफेंस व्हीकल की भी कंप्लीट टेस्टिंग भारत कर चुका है। दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों के अलावा भारत के पास है रशिया व दुनिया का सबसे बेहतरीन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400। आगे चलकर भारत इसके और भी ज्यादा अपग्रेडेड वर्जन्स को भी रशिया से खरीद सकता है। S-400 अपने नाम के अनुसार ही 400 किलोमीटर की रेंज तक के टारगेट्स को डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। बैलिस्टिक व लॉन्ग रेंज के अलावा मीडियम रेंज के लिए भारत के पास है बराक 8, आकाश और स्पाइडर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम। बराक 8 70 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये S-400 को सपोर्ट करेगा। आकाश के भी अलग अलग वेरिएंट्स बनाए जा चुके हैं, जो कि 40 किलोमीटर, 70 किलोमीटर व 80 किलोमीटर की रेंज तक टेस्ट किया जा चुका है। वहीं स्पाइडर सिस्टम 50 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। मीडियम रेंज के अलावा भारत के पास काफी सारे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। भारत का अपना खुद का QR सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 10 से 25 किलोमीटर की रेंज के लिए, सोवियत समय का KUB SA-6 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जिसे आगे चलकर आकाश से रिप्लेस कर दिया जाएगा। सोवियत समय का ही SA-3 S-125 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसे भी आकाश से रिप्लेस किया जाएगा। रशियन SA-8 9K33 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसे भारत अपने खुद के QR सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से रिप्लेस करेगा।
इसके अलावा भी भारत के पास काफी सारे शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम व मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम्स भी मौजूद हैं। दोस्तों ये तो रही इंडियन आर्मी की अटैकिंग और डिफेंसिव क्षमता। इसके बाद बात करें इंडियन एयरफोर्स की पावर की, तो इंडियन एयरफोर्स इस समय 2300 से ज्यादा सभी प्रकार के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करती है, जिनमें कुछ प्रमुख एयरक्राफ्ट्स की बात करें तो भारत के पास 550 से ज्यादा मल्टी रोल जेट्स मौजूद हैं। मल्टी रोल जेट्स में भारत इस्तेमाल करता है फ्रेंच डसॉल्ट राफेल का, रशियन सुखोई Su-30 MKI, अपने खुद के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा मेड तेजस मल्टी रोल जेट्स का, इसके अपग्रेडेड वेरिएंट्स भी आगे और बनाए जाना है, रशियन MiG-29 मल्टी रोल जेट, फ्रेंच मिराज 2000 और सोवियत समय की MiG-21 बाइसॉन। डेडिकेटेड अटैक्स के लिए भारत के पास फिलहाल 120 यूके मेड स्पेस जेट जैगुआर ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स मौजूद हैं। इनकी भी तो दोस्तों आज हमने जो इस वीडियो में देखा कि इंडिया की जो डिफेंस है सिस्टम जो है उसको अपग्रेड करना, मतलब कि 2023 में जो है वो इंडिया ने सोच रखा है, तो ये एक अच्छी बात है। उससे मतलब कि देखें हर कंट्री जो है अपनी डिफेंस के लिए कुछ ना कुछ करता है, तो उसके साथ साथ जो है वो सबसे बड़ा जो हथियार होता है वो एजुकेशन का सिस्टम होता है कि एजुकेशन का जो सिस्टम उसको हम मजबूत करें ताकि आने वाली जो जनरेशन होती है वो एक अच्छे पढ़ लिख कर जो है अपनी कंट्री के लिए सर्व करें, क्योंकि आजकल जो अब जो आगे ना 2050 तक जो है वो एजुकेशन से ही इंसान अपनी जंग लड़ेगा, ना कि इन हथियारों से। क्योंकि अगर कोई भी एक कंट्री दूसरे के ऊपर अटैक करती है तो उसका नुकसान उसको भी होगा और उस दूसरी कंट्री को भी होगा। तो अब जो नया हथियार है वो एजुकेशन का सिस्टम है कि एजुकेशन के ऊपर आप मतलब कि हार्ड वर्किंग करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं तो वो आगे पढ़ लिख कर, जैसे देखें इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेस्ट है और पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है आपको उसके बारे में मालूम ही है कि वो कैसा है। तो इंडिया ने अपने एजुकेशन सिस्टम के ऊपर इतनी मतलब हार्ड वर्किंग की है, तो उसका जो है वो रिजल्ट भी इंडिया को मिला है कि अब इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के जो CEO हैं वो इंडियंस हैं, बैठे हुए हैं, जिसका मतलब कि देखिए इंडिया ने अपना जो एक इमेज है उसको मतलब कि अच्छा बनाया है अपनी हार्ड वर्किंग से। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपना इमेज अच्छा बनाए। जब लोग किसी कंट्री के बारे में सोचते हैं तो उसका इमेज के बारे में पहले सोचते हैं कि वो कैसा कंट्री होगा। तो पाकिस्तान के बारे में दुनिया में जब लोग सोचते हैं तो वो उसको एक टेररिस्ट कंट्री से मतलब कि मानते हैं कि ये एक टेररिस्ट कंट्री, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो जंग होती रही है और पाकिस्तान में अटैक्स जो होते रहे हैं उसकी वजह से पाकिस्तान की इमेज बहुत खराब हो चुकी है। तो पाकिस्तान को डिफेंस के ऊपर मतलब कि आप डिफेंस भी ठीक है, आप हर कंट्री के लिए डिफेंस की जरूरत होती है, तो डिफेंस के ऊपर भी तवज्जो दें, उससे पहले एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको बेहतर करें। तो पाकिस्तानियों को चाहिए कि इसके लिए अपनी आवाज़ को जो है बुलंद करें, अपना जो हकूक होता है उसके लिए, मतलब कि आपके साथ कोई ज्यादती हो रही होती है तो उसके खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करना ज़रूरी होता है। तो वीडियो के बारे में मज़ीद आप क्या कहना चाहते हैं वो नीचे इनबॉक्स में कह सकते हैं। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी और वीडियोस देखने को मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।